जय हिंद। आज का जो वीडियो है इसमें अपवाह स्वरूप पढ़ेंगे हम। अध्याय 3 होगा ये ड्रेनेज पैटर्न। ये भूगोल का चैप्टर है आपका। अध्याय 3 लिखा ही है सामने। उसके बाद ये एससीईआरटी बुक जो है चल रही है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये बिहार एससीईआरटी बुक जो है आपका चल रहा है, उसी को हम कंप्लीट करेंगे और बाकी जो चैप्टर्स है वो भी कंप्लीट होंगे। फिलहाल हम अध्याय 3 देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। इसमें हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक किया कीजिए, इससे हमें पता चलता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। हमें कैसे पता चलेगा? तो थोड़ा-सा आप लोग भी इस पे काम कीजिए और अगर नए हैं तो चैनल से जुड़िए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और थोड़ा-सा आप लोग वीडियो भी शेयर कर दिया कीजिए ताकि लोगों तक भी पहुँचे ये आपके अलावा, ठीक है? तो चलिए, अपोहा शब्द किसे कहते हैं? तो अपोहा शब्द से तात्पर्य जल प्रवाह से है। यानी कि अपोहा किसे कहेंगे? यानी कि मान लीजिए जैसे एक नदी है एक्स, ठीक है? तो ये प्रवाह हो रही है। अब इसकी क्या होंगी? कुछ वितरिकाएँ होंगी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी। उसके बाद इसकी कुछ सहायिका भी होंगी नदियाँ जो आके इनमें मिलती होंगी। तो इन ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, जितना भी ये क्षेत्र ऑक्युपाई करती हैं इस नदी से रिलेटेड, मान लीजिए यहाँ जाके और भी नदी वितरिकाएं इसके निकल जाती हैं, तो वो भी काउंट किया जाएगा, ठीक है। शुरू से लेके उद्गमित स्थान से लेके आपका जहाँ ये मान लीजिए किसी खाड़ी या समुद्र में गिर जाएगी वहां तक के स्थान को हम इसको काउंट करेंगे और उसी को क्या कहते हैं, इस नदी का मेन जो ये एक्स नदी है उसके नदी को अपवाह तंत्र कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये चीज समझ गए होंगे कि अपवाह किसे कहते हैं। उसके बाद जब भारत के भौतिक मानचित्र का अवलोकन करेंगे तब पाएंगे कि विविध क्षेत्रों से आने वाली छोटी छोटी जलधाराएं आपस में मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इन नदियों के जल किसी बड़े जलाशय जैसे झील, समुद्र, खाड़ी में जाके ये प्रवाहित हो जाती है। तो सभी को पता है कि कोई नदी जो है कहीं से ना कहीं से उद्गमित होगी ही होगी और फिर जाके वो क्या करती है, कहीं किसी बड़े या समुद्र, खाड़ी या झील जहां भी उसको ढाल नीचा दिख जाता है वहां जाके वो प्रवाहित होके लास्ट में समाहित हो जाती है। जैसे आप बहुत सारी नदियाँ देखेंगे भारत की जो है बंगाल की खाड़ी में जाके मतलब मिल जाती है या गिर जाती है। हम लोग पढ़ते हैं ना बहुत सी नदियों के बारे में, हम देखेंगे अभी अभी। जैसे कि कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ जाके गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में, है ना। अब आगे देखते हैं। इन नदियों के जल किसी बड़े जलाशय, ये हमने देख लिया। एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी या बेसिन कहा जाता है। तो मैंने पहले ही बता दिया। मान लीजिए कि एक नदी है एक्स, ठीक है। ये कितने किलोमीटर रास्ता तय करती है? 200 किलोमीटर मान लीजिए। इसकी एक वितरिका है ये, ठीक है। ये कितना कर लेती है? 100 किलोमीटर जो है इसका ये क्षेत्र ऑक्युपाई करती है, ठीक है। ये एक और इसकी सहायिका हो गई आपकी, तो ये कितना करती है? मान लीजिए 50 किलोमीटर करती है, ठीक है। मान लीजिए आगे चल के खुद फिर एक और वितरिका जो है इस नदी की निकल जाती है, तो वो भी 50 किलोमीटर जो है इसका क्षेत्र मतलब जो क्षेत्र में ये प्रवाहित होगी तो ऑक्युपाई कर लेगी ना, उसको घेर लेगी ना उस क्षेत्र को। तो यही अब इनको क्या कीजिए, 100 को, 200 को और 50-50 को जोड़ दीजिए। तो 100 और 100 200 कितना हो जाएंगे आपके? 400 हो जाएंगे। तो अगर कोई पूछे एक्स नदी का अपवाह द्रोणी या बेसिन कितना है, तो 400 किलोमीटर। अब लिखना नहीं है, ऐसे नहीं आता है, लेकिन आपके समझ में आ गया होगा कि ये सारी क्षेत्र जो है क्या हो जाएंगे, इस नदी की जो है अपवाह क्षेत्र कहलाएंगे, ठीक है। और नदियां जो है कुछ अलग अलग शेप में भी प्रवाहित होती हैं, तो वो शेप जो है इस मटेरियल में नहीं दिया है तो इसलिए मैं वहीं रहने देती हूँ अभी, ठीक है। तो अपवाह द्रोणी या बेसिन किसे कहा जाता है आप समझ गए होंगे। जब ऊंचा जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो निकटवर्ती अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग कर देता है, तब ऐसी उच्च भूमि जल विभाजक कहलाती है। तो मान लीजिए कि कोई एक नदी है, ये प्रवाहित हो रही है, अचानक से इसमें कोई ऊंची क्षेत्र आ जाती है, जैसे कोई पहाड़ आ गया, कोई पठार आ गया या कोई पत्थर बड़ा सा आ गया, ठीक है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये जो जिस लेवल में ये प्रवाहित हो रही होगी, उससे वो ऊँचा ज़रूर होगा, नहीं तो वो नदी क्या करेगी, उसके ऊपर से जो है प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है? तो पत्थर होने का मतलब ये है कि उससे ऊँचा होना चाहिए, जिस लेवल पे नदी जो है प्रवाहित हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये टकराएगी नदी जो है, तो ये टकराएगी तो सारा जल इधर को ही नहीं मुड़ेगा, ज़रूरी नहीं कि इधर ही मुड़ के बह जाए। कुछ जल जो है इसका इस नदी का इधर प्रवाह हो जाएगा, कुछ जल जो है इधर प्रवाह हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्या कहलाई, यानी कि यहाँ पे इसके जल का जो है विभाजक हो गया, ये 2 भागों में बँट गई। तो ये वाला क्षेत्र जो है उच्च भूमि, ये क्या कहलाएगा? जल विभाजक कहलाएगा इस एक्स नदी का, ठीक है? समझ गए होंगे आप लोग? उसके बाद किसी भी अपवाह तंत्र का विकास वहां की भू आकृतियों से निर्धारित होती है। तो भू आकृतियों से क्यों निर्धारित होती है? जैसे कि आपने सुना होगा कि अपने भारत की ही नदियां देखिए, मैक्सिमम नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक दो अपवाद है जैसे नर्मदा, ताप्ती, ये सब नदियां जो हैं जहाँ कहाँ ये अपनी अरब सागर में जाके गिरती हैं। लेकिन
आपका देखेंगे कि सारी नदियाँ जो है क्यों मतलब आपका पश्चिम से पूर्व की ओर ही क्यों प्रवाहित होती हैं? क्योंकि आपका भारत का जैसे प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग ही देख लीजिए, ये उत्तर वाला जो पार्ट है ना इसका, जो उत्तर साइड का है वो ऊँचा है और ये पूर्वी जो पार्ट है तो उत्तर के कंपेयर में धँसा हुआ है, कम है। तो सारी नदियाँ जब है यहाँ गिरेंगी। मान लीजिए आपके सामने एक उम, ज़मीन है मान लीजिए, तो ये वाला पार्ट इसका ऊँचा है और ये धँसा हुआ है, तो आप अगर पानी यहाँ गिराते हो तो क्या पानी इधर को जाएगा? नहीं जाएगा, ये इधर प्रवाहित होगा। तो इसीलिए जो अपने इससे आप भारत का जो है ढाल समझ गए होंगे। याद रखिएगा कि मैक्सिमम नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं और बंगाल की खाड़ी किधर है? अपनी पूर्व मतलब भारत के पूरब में पड़ती है। तो इसीलिए क्यों कि अब अगर क्वेश्चन आए आपसे कि भारत का जो ढाल है वो कैसे है? तो उत्तर से आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ हो गया, ठीक है? समझ गए होंगे आप? कि कौन-सा क्षेत्र भारत का ज़्यादा ऊँचा है, तो उत्तरी पार्ट जो है भारत का ज़्यादा ऊँचा है। ठीक है? अब इसीलिए भू आकृतियों से निर्धारित की जाती है, इसीलिए हमने भारत की नदियों को भी भू आकृति के आधार पर कितने भागों में बाँटा है? हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी कि 2 भागों में बाँटा है, ठीक है? तो याद रखिएगा कि भू आकृति के आधार पर भारत की नदियों को 2 भागों में बाँटा गया है। पहली तो हो जाएगी हिमालय की नदियाँ, दूसरी हो जाएगी आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब अलग-अलग भौगोलिक प्रदेशों में इनकी उत्पत्ति होने के कारण नदियाँ एक-दूसरे से भिन्न है। इनकी भिन्नता निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट है। अब ये भी याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन किस नदी की है? तो अमेज़न नदी की है और विश्व की सबसे बड़ी नदी किसको कहते हैं? अमेज़न नदी को ही कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में यानी अमेज़न वाला जंगल भी आप सुने होंगे, उसी में ये प्रवाहित होती है दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है? ये वाला पार्ट है ना जो ब्राज़ील, यहाँ पे अमेज़न की जंगल भी है और यहीं पे जो है ज़्यादातर ये अमेज़न नदी जो है प्रवाहित होती है, ठीक है? तो याद रखिएगा कि इस विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी और सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो नील नदी है, जो नील नदी का देन मिस्र को कहा जाता है, ठीक है? और सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नील नदी। अब वहीं पे आपसे पूछा जाए भारत की किस नदी का अफवाह बेसिन सबसे बड़ा है? तो ये हो जाएगा गंगा नदी। और भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपकी ब्रह्मपुत्र है। तो आप इस वाले जो टर्म है आप इस पे ज़रूर एक बार डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम जगह देखिएगा आपको गंगा ही मिलता है, लेकिन कहीं-कहीं जो है आपका ब्रह्मपुत्र भी लिखा मिलता है कि भारत की अफवाह बेसिन जो है सबसे बड़ी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की है। तो इस पे आप लोग एक बार ज़रूर गौर कीजिएगा, ठीक है? चलिए हम लोग हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ते हैं। हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी हैं, यानी कि बारहों मंथ यानी कि ये अपना प्रवाहित होते रहती हैं। क्यों? क्योंकि ये अस्थाई तो 12 मास होगा तो साल भर ही तो देखते हैं, तो ये अस्थाई नदियाँ कहलाएँगी और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है अस्थाई कहलाती हैं। अब ये चीज़ हम देखेंगे क्यों ये अस्थाई हैं, तो इनको 2 फ़ायदा होता है। एक तो वर्षा का जल भी इनको मिल जाता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, पर्वत की चोटियों पर जमे हिम के पिघलने से भी इनको सालों भर जो है जलापूर्ति यानी कि जल की आपूर्ति होती रहती है। तो सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र जैसी भारत की प्रमुख नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। तो भारत की प्रमुख कौन-कौन सी नदी है जो हिमालय से निकलती है? तो सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है? इन नदियों ने प्रवाह के क्रम में पर्वतों को काटकर गार्ज का निर्माण किया है। तो देखिए ये वाला कैसे पर्वत है इधर और इसके बीच से ये काट के नदियां जो है प्रवाहित हो रही हैं। हिमालय जनित नदियां उद्गम स्थल से समुद्र तक यात्रा के दौरान अनेक प्रकार के क्रियाकलाप का अंजाम देती हैं। ये नदियां अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपर्दन करती हैं और सिल्ट, बालू, मिट्टी जैसे अपर्दित पदार्थों का संवहन करती हैं। नदियां ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती हैं, अवसाद की मात्रा बढ़ती जाती है। इससे मध्य एवं निचले मार्ग में जहां भूमि की ढाल कम हो जाती है, नदियों का संवहन करने में कठिनाई होने लगता है। परिणामतः क्या करती हैं नदियां? विसर्पित होकर गोखुर झील, बाढ़ का मैदान और डेल्टा जैसी अनेक आकृतियों का निर्माण करती हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे अभी एक पर्वत है, जैसे मैक्सिमम आप लोगों को पता है कि हिमालय से नदियां जो है आपको सबको पता होगा ये बात है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है? हिमालय है। और हिमालय क्या छोटा है? नहीं, ऊंचा है। तो जब ऊंचे से पानी जो है गिरा रहा है, कोई पत्थर पर से गिरेगा, तो ये तेजी में प्रवाह होगा, बहुत फास्ट वे में प्रवाह होगा। और ये जब फास्ट में प्रवाह होगा ना, तो बीच में इसके अगर कंकड़ पत्थर कुछ भी आएगा ना, तो ये बहाते हुए इसको लेता चला जाएगा। तो ये वाला जो स्थिति होता है ना, एक तो ये हो गया कि नदी की युवा युवा अवस्था कहलाता है ये, ठीक है? जब ये यहाँ से प्रवाह होती है ना, जब गिरती हैं खूब तेजी में, खूब अच्छा तेज इनका मतलब गति होता है पानी का, तो ये कहलाता है युवा अवस्था। और ये इस समय क्या करती हैं? बिल्कुल अपर्दन का कार्य करती हैं। क्या करती हैं? यहाँ से जिनके रास्ते में जितने भी आपको कंकड़ पत्थर ये मिलेंगे, उसको बहाते हुए लेते चली जाएंगी। अपर्दन का मतलब ही होता है यहाँ से जैसे उठ के यहाँ पे ये बहा के लेके चली गई, तो यहाँ क्या हो गया? अपर्दन का
प्रक्रिया हो गया, तो इसी को अपरदन कहते हैं। निक्षेपण क्या होता है, जैसे कि आके यहाँ पे इकट्ठा कर दे, तो ये नदी यहाँ से करेगी कि ढाल पे अगर बह रही है, ऊंचे ढाल से अगर बह रही है, तो अगर यहाँ पे कोई कंकड़ होगा तो उसको बहा के यहाँ कर देगी ना, तो ये निक्षेपण हो गया और यहाँ अपरदन हो गया। ठीक है, तो वही चीज ये आगे कह रहा था। उसके बाद गोखुर झील बाढ़ का मैदान और डेल्टा जैसी अनेक आकृतियों का निर्माण करती है। तो गोखुर झील को यहाँ से आप समझिए। ठीक है, देखिए जैसे ये नदी है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है, यहाँ पे खूब सारा जल, ये डेल्टा बना रही है ऐसा। मान लीजिए यहाँ से नदी ये प्रवाहित हो रही है। अब क्या हुआ कि प्रवाहित होते होते मान लीजिए इस नदी में पानी जो है समतल मैदान में जो है, आपकी ये जो गोखुर है झील, इसको हम समतल मैदान में ही ज्यादा देखते हैं। तो ये नदी जैसे प्रवाहित हो रही है, तो क्या हुआ, इसकी वितरिकाएं बन गई है। कुछ समय बाद क्या हुआ, इसका जो है ये अपना निकल गई और ये यहाँ रह गई, और धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ से ये इसका कनेक्शन जो है इस नदी का टूट गया, और यहाँ से भी कनेक्शन इसका टूट जाता है। जैसे कि देखेंगे ये वाला कनेक्शन दोनों जो है इसका, ये वाले पॉइंट से भी और ये वाले पॉइंट से भी इसका कनेक्शन टूट गया। अब ये नदी जो है अलग हो गई और ये बिल्कुल अलग हो गई। तो ये वाला जो पार्ट है ना, दिखने में लग रहा है ना कि गाय का जैसे खुर होता है ना, जब वो पैर कहीं भी रखती है कीचड़ वगैरह में तो उठाएगी पैर, तो देखना आप गाय का जो है ना ऐसा ही खुर होता है। तो इसीलिए इसको जो है ना ऐसा दिखने में लगा, इसलिए क्या हुआ कि इसका नाम जो है गोखुर झील रख दिया गया। सेम चीज अगर बिहार में देखेंगे तो गोखुर झील को छाड़न झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बिहार में गोखुर झील को ही छाड़न झील कहा जाता है। ठीक है, और ये आपने देख ही लिया कि कैसे जो है बिसर्प बना रही है, बिसर्प की उस सांप की तरह दिख रही है आपको, तो इसलिए इसको बिसर्प भी कहा जाता है। नदियां जो है बिसर्प की तरफ जो है प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि डेल्टा और डेल्टा कैसे, जैसे कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी है, जैसे गिरती हैं, गिरने समय क्या होता है, इनका जो ढाल होता है, यहाँ पे मान लीजिए स्थल जो है बहुत समतल हो गया, तो यहाँ पे नदियां जो है धीमे प्रवाहित होने लगती हैं और ऐसे ऐसे जो है ना वृक्षनुमा पाट का ऐसे बनाती हैं, जैसे ये बनाया है ऐसा। तो ये क्या है, इसी को जो है डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, तो ये चित्र देख के समझ आ गया होगा बिल्कुल आप लोगों को। अब चलिए प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ की अधिकांश नदियां मौसमी हैं, जिसका स्रोत मुख्यतः वर्षा जल का है। अब ये प्रायद्वीपीय पठार की जितनी भी नदियां हैं ना, वो मौसमी होती हैं और ये स्थायी नदियां नहीं होती हैं, अस्थायी नेचर की होती हैं। क्योंकि बारिश जब भी होगा तो इनमें पानी भर जाएगा, और जैसे ही अपना 4 महीने लगभग जो है बारिश होती है, अब बीच में जो है इनका क्या होता है, ये सूखने लगती हैं। तो ये अस्थायी नदियां हैं और ये मौसमी नदियां हैं, यानी कि मौसम पे डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो मौसमी नदियां हैं। ग्रीष्म ऋतु एवं शुष्क मौसम में जब वर्षा नहीं होती है तो यहाँ की बड़ी बड़ी नदियों का जल स्तर क्या होता है, घट घट कर छोटी छोटी धाराओं या नालिकाओं में परिणत हो जाता है, यानी कि परिवर्तित हो जाता है। इनमें से कुछ नदियां पठारी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हैं। अब कुछ नदियां यानी कि अपवाद हैं, 2-3 नदियां जो है अपनी नर्मदा ताप्ती वगैरह, इनमें से कुछ नदियां पठारी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पश्चिमी की ओर बहती हैं, अरब सागर में गिरेंगी। तो भारत के जो है पश्चिम पार्ट में कौन सा है, अरब सागर है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां छिछली और कम लंबी होती हैं। ठीक है, ये नदियां अनेक जगह पर जलप्रपात का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा डेल्टा और अरब सागर में गिरने वाली नदियों द्वारा ज्वार नद यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है ना, नर्मदा का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी ना, वो क्या करेंगी, डेल्टा का निर्माण करेंगी, और जो नदियां हैं अपनी अरब सागर में गिरेंगी वो एस्चुरी का निर्माण करेंगी। जैसे कि आगे मिलेगा आपको कि नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है भारत में, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ना कि डेल्टा का। आगे हम देखते हैं। देखिए सारे नदी को डिटेल में दिया है, तो और भी जितनी भी नदियां वो देखेंगे हम। अब भारत की जो है प्रमुख नदियां हम देखते हैं। ठीक है, तो भारत के अफवाह मानचित्र का अध्ययन करने से पता चलता है कि सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय की प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी एवं गहरी हैं। मुख्य नदियों के अतिरिक्त इनकी कई सहायक नदियां भी हैं। इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भारत में भी कई नदियां प्रवाहित होती हैं, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहती हुई बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में गिरती है। इन नदियों का व्याख्या निम्नतत किया जा रहा है, यानी निम्नवत किया जा रहा है, नीचे किया जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि नदियों का मायका किस राज्य को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को जो है आपका, मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, नदियों का मायका, क्योंकि मैक्सिमम नदियां जो है ना
आपको वहां प्रवाहित होती हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक ठीक है, अगर पूछे ये क्वेश्चन तो ये याद रखिएगा। यहाँ हम देख लेते क्या दिया था कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की सूची बनाएं, जिसमें अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में अपवाहित होने वाली नदियों का पहचान भी की जा सके। ठीक है, तो करेंगे। नदियां अपने गाद से प्राकृतिक तटबंध का निर्माण करती हैं। ये तटबंध बाढ़ क्षेत्र से मानव अधिवास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर अवस्थित है? तो यहाँ क्या अवस्थित है? सोन नदी, अपना, हाँ, गंगा नदी पे जो है आपका पटना जो है क्या करता है, पटना अगर किस पूछा जाए पटना किस नदी पे स्थित है, तो ये जो है आपका गंगा नदी पे स्थित है, और लगभग इसकी लंबाई जो है पटना में जो कितनी है, तो 445 है। ठीक है, बिहार का अगर आप देखेंगे तो देखिए कितना जो है क्षेत्र ऑक्युपाई करता है गंगा। मेन नदी जो है बिहार की कौन सी नदी है? गंगा नदी है। ठीक है, ऐसे गंगा प्रवाहित होती है। और आपको पता है कि जो अपना बिहार है उसका ये क्या होगा, उत्तर से लेके दक्षिण की जो विस्तार है वो कितनी है? 345 है, 345 किलोमीटर। और वहीं आप देखेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है इसका विस्तार कितना है, तो ये है 483 किलोमीटर। ये बुद्ध का जन्म भी है, तो ये भी याद रख सकते हैं इससे। तो 483 किलोमीटर आपका इधर पड़ता है। और गंगा नदी जो है कितने क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है, देखिए इसकी लंबाई कितनी है पटना में, पटना और पूरे बिहार में, तो ये हो जाएगा 445 किलोमीटर। ठीक है, और पटना, ये पटना के साथ साथ बिहार के 12 जिलों से जो है ये गंगा नदी जो है प्रवाहित होती है, वो देखेंगे हम आगे अगर मिला तो। चलिए, इन नदियों की व्याख्या की जा रही है तो हम चलते हैं देखते हैं। अब सिंधु नदी के बारे में देखते हैं। तो सिंधु नदी भारत की विशालतम नदियों में से एक है। यह तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है तभी तो भारत में आ पाती है। भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। तो अब ये याद रखिएगा कि जो आपकी सिंधु नदी जो है लद्दाख से प्रवेश करती है, जैसे ब्रह्मपुत्र जो है अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, नामचा बरवा से। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र लगभग 250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हंजा जैसी प्रमुख सहायक नदियां आकर मिलती हैं। तो अब ये चीजें आपको याद रखनी है, ये जितने भी दिया है आपकी इनकी जो सहायक नदियां हैं, अगर बुक में दिया है ना तो यही नदी जो है वो पूछ देता है एग्जाम में कि सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है। ऑप्शन में ये देख लीजिएगा आप, ये रहेंगी तो ये है और नहीं रहेंगी तो नहीं है। जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, हंजा जो है सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। ठीक है, और ये लद्दाख में सिंधु नदी गार्ज का निर्माण करती है, जिसे गिलगिट गार्ज कहा जाता है। तो अब ये पूछा जाए गिलगिट गार्ज कहाँ है, तो लद्दाख में है। और ये किस नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है, तो ये सिंधु नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है ना, आपको बिल्कुल रट्टा मार लेना है, क्योंकि बीपीएससी वाकई इसी टाइप के ही क्वेश्चन आजकल बना रही है। ठीक है, यह पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु है। बलूचिस्तान तथा गिलगिट से होते हुए यह नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र के से बाहर निकल जाती है। यहाँ मिठान कोट पाकिस्तान में पड़ता है जो के समीप सतलज, ब्यास, राबी, चिनाब तथा झेलम आदि नदियां सिंधु से मिल जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन, ये पंच जो आप देखेंगे पंजाब इसी की वजह से कहा जाता है। तो सतलुज, ब्यास, राबी, चिनाब तथा झेलम नदियां जो है किसकी सहायक नदियां हैं? आपकी सिंधु नदी की हैं। ठीक है, अगला है, तत्पश्चात यह नदी दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर कराची से पूर्व मैदान का निर्माण करती हैं। तो कराची से ये क्या पाकिस्तान की बात हो रही है, अरब सागर में जा गिरती हैं। अब पूछा जाए कि सिंधु नदी किस में गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। इस नदी का एक तिहाई प्रवाह क्षेत्र भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब में और शेष पाकिस्तान में है। यानी कि 33% ही सिंधु नदी जो है हमारे भारत में प्रवाह होती है। और 3 राज्यों से जो है सिंधु नदी गुजरती है, कौन कौन? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी जो है अलग हो गया है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि हम जो सिंधु नदी का लेके जल को लेके जो है विवाद होते रहता है मैक्सिमम। गंगा नदी के बारे में अब देखेंगे। तो इस नदी की मुख्य धारा भागीरथी की उत्पत्ति हिमालय स्थित गंगोत्री हिमानी के गोमुख से हुआ है। अब ध्यान रखिएगा, गंगा नदी जो हम लोग कहते हैं ये शुरू में ही गंगा नदी नहीं होती है, ये भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये गंगोत्री हिमालय है आपका, गंगोत्री जो अभी अभी नाम देखा ना आपने, गंगोत्री हिमानी, तो इसको है यहाँ पे लिखते हैं। एक सेकेंड, अगर आप लोगों को ये नहीं पढ़ना होगा तो स्किप कीजिएगा आप। ठीक है, गंगोत्री, ठीक है, हिमानी आप समझ लीजिएगा यहाँ पे हिमानी।
और यहाँ पे आप मान लीजिए ये संतोष पथ है, शायद संतोपथ है ना, संतोपथ आपका ये हिमानी हो गया, ठीक है, संतोपथ हिमानी हो गया ये। और ये हो गया आपका गंगोत्री हिमानी। तो यहाँ से जो है ना अलग भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है, यहाँ से निकलेगी भागीरथी नदी, ठीक, यहाँ से। और यहाँ से निकलेगी आपकी कौन सी नदी, अलकनंदा नदी, ठीक है, अलकनंदा नदी यहाँ से निकलेगी और यहाँ आके जब मिल जाएगी ना भागीरथी और अलकनंदा नदी, तो इसी को कहते हैं देवप्रयाग, ठीक है। 5 प्रयाग आपने सुना होगा, तो उसमें से जो एक प्रयाग है देवप्रयाग। यहाँ से जो नदी प्रवाहित होती है ना, इसको हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो गंगा नदी कहाँ मिलती बन कहाँ से स्टार्ट होता है, देव प्रयाग, प्रयाग से स्टार्ट होगा। और कौन कौन नदी से संगम के पे बनता है ये, तो अलकनंदा और इधर से आपकी भागीरथी नदी के ये संगम से बनता है। यहीं पे आपको ध्यान रखना होगा कि 5 प्रयाग जो है सभी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे विष्णु, सबसे पहले अपना क्या हो जाएगा, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। तो ये क्या होगा, इधर से अलकनंदा आएगी, ठीक है, यहाँ से अलकनंदा आ रही होगी और इधर से क्या होगा, धौला, जो धौली गंगा है वो आके मिल जाती है। तो जो यहाँ मिलेगी ना, तो उसको हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है। अलकनंदा जो है मेन रहती है, ये जितने भी पांचों प्रयाग हैं उसमें मेन रहेगी अलकनंदा। यानी अलकनंदा तो सब में मतलब कंट्रीब्यूट करेगी ही करेगी। बस आपको ये याद रखना है कि विष्णु गंगा किसका होगा, तो धौली गंगा जब आके मिलेगी तो वहां पे अलकनंदा से, तो वो हो जाएगा आपका विष्णु प्रयाग, ठीक है। अगर वैसे नहीं याद रहता तो धोबी याद रख लीजिएगा, धोबी, ठीक है। इससे याद रहेगा कि धौली गंगा क्या किससे रिलेटेड है, विष्णु प्रयाग से रिलेटेड है, और अलकनंदा जो है सब में कॉमन है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जैसे कि आप नंद प्रयाग, तो नंद प्रयाग में नंद नाम में ही है इसके, नंद प्रयाग, ठीक है। तो इसमें भी फिर क्या होगा, अलकनंदा तो रहेगी ही रहेगी क्योंकि वो कॉमन है, लेकिन दूसरी नदी कौन सी आके मिल जाएगी, नंदाकिनी नदी जो है आके मिलेगी, तो ये कहलाएगा नंद प्रयाग। अब इसको भी याद करने के लिए आप चाहें तो नंद में नाम में ये तो छोड़ दीजिए इसको, कोई ट्रिक नहीं, नंद प्रयाग, नंदाकिनी नदी और अलकनंदा को आपको हमेशा याद रखना है कि सब में कॉमन होंगी। उसके बाद तीसरा जो आपका प्रयाग है वो कौन सा है, कर्ण प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग जो है ना, इसमें देखिए कर्ण आ रहा है, उसके बाद ये अलकनंदा तो होगी ही, फिर याद रखना है कि अलकनंदा तो कॉमन है ही आपका। इसमें कौन सी नदी आके मिलेगी, तो ये मिलेगी आपको पिंडारी नदी, ठीक है, पिंडारी नदी, ठीक है। तो अब ये क्या कहलाएगा, पिंडारी नदी अलकनंदा से मिलेगी, तो उसको हम कर्ण प्रयाग कहेंगे। तो याद रखिएगा धोबी ने किस कलर का कपड़ा धोया था, तो पिंक कलर का, तो पिंक यानी कि पिंडारी नदी कर्ण प्रयाग बनाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है रुद्र प्रयाग। 5 प्रयाग है जो सभी कहाँ पे हैं, आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। इसीलिए इसको पंच प्रयाग कहते हैं। या कहीं कहीं भी आप देखेंगे इसको संस्कृत भाषा में जो है लिखा रहता है पेडांग कुछ करके लिखा रहता है, प्रयाग, पेटांड, पेटांड करके लिखा रहता है। तो ठीक है, तो रुद्र प्रयाग जो है आपका, ये किस नदी से, तो पहला तो अलकनंदा होगी ही होगी, ठीक है। अलकनंदा में कौन सी नदी आके मिलेगी, तो ये होगा, तो रुद्र प्रयाग में जो है मंदाकिनी नदी आके मिलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा मंदाकिनी। तो रुद्रप्रयाग किसका किसका मतलब सम्मिलन होता है, तो वहाँ उस नदी का नाम मतलब रुद्रप्रयाग कहा जाता है। तो रुद्रप्रयाग जो है मंदाकिनी एवं अलकनंदा के मिलन स्थल पे जो है बनता है, तो उसको कहते हैं आपका रुद्रप्रयाग। तो इसको कैसे याद रखिएगा, रूम, ठीक है। तो 2-3 शब्द याद रखना है आपको, पिंक यानी कि आपका कर्ण प्रयाग पिंडारी नदी मिलके बनाएगी, अलकनंदा सब में कॉमन होगी। धोबी यानी कि धौली गंगा विष्णु नदी विष्णु प्रयाग बनाएगी। उसके बाद आपको रूम हो गया, तो यानी कि रुद्र प्रयाग जो है आपकी मंदाकिनी नदी जो है आके बनाएगी। तो याद रखिएगा ऐसे जो है प्रयाग भी पूछा जाता है कभी कभी। तो आपने समझ लिया गंगा नदी कैसे देव प्रयाग से स्टार्ट होती है। उसके बाद अलकनंदा उत्तराखंड स्थित देव प्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है, ठीक है, तथा गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। यही चीज मैंने अभी जो है समझाया था। हरिद्वार के समीप गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इस नदी की लंबाई कितनी है, तो 25-25 किलोमीटर है। अब ये देखिए बिहार एससीईआरटी बुक में दिया है, तो आप यहीं पे याद रख लीजिएगा कि यही हाइट याद रखना है, इसकी लंबाई जो है 25-25 किलोमीटर आपकी गंगा नदी की जो है लंबाई है, जो देश के अंतर्गत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों से बहती हुई फराक्का होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। अब गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है, तो ये पुकारा जाता है पद्मा नाम से, ठीक है। आपने ब्रह्मपुत्र नदी का भी दिया ही था शायद, जमुना नाम से पुकारा जाता है। और चीन चीन में उसको तिब्बत में सांगपो नदी से पुकारा जाता है, ठीक है।
ब्रह्मपुत्र नदी को कहना था वो। अब देखिए हुगली हुगली नदी जो है भारत में गंगा की मुख्य शाखा, चित्र में हम देखेंगे अभी, और गंगा प्रवाह क्षेत्र का अध्ययन करें, ये कह रहा है कि अध्ययन करने के लिए। अच्छा, हुगली नदी यहाँ पे आया है तो याद रखिएगा, विश्वासघात नदी के नाम से किसको जाना जाता है, तो हुगली नदी को जाना जाता है। इस नदी को जो है, हुगली नदी को विश्वासघात नदी कहा जाता है। आपका बिहार की शोक नदी कोशी, वैसे दामोदर नदी है बंगाल की आपकी शोक नदी, इस वैसे ही इसको विश्वासघात नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है हिमालय की अनेक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक, कोशी आदि जल के अपने जल को गंगा में उत्सर्जित करती हैं। तो ये सारी नदियां क्या हो गई, गंगा की सहायिका नदियां हो गई। इसके अतिरिक्त केंद्रीय उच्च भूमि से निकलने वाली नदियां जैसे सोन भी गंगा में मिल जाती है। फरक्का के समीप गंगा नदी दो भागों में बट जाती है। तो याद रखिएगा, गंगा नदी दो भागों में कहाँ बढ़ती है, तो फरक्का के समीप बढ़ती है। ठीक है, और ये सोन नदी जो है केंद्रीय उच्च भूमि यानी कि मध्य भारत से ये जो है उद्गमित होती है, अमरकंटक मैकाल श्रेणी के पर्वत से। ठीक है, अमरकंटक जो है उसका मैकल श्रेणी पर्वत जो है उससे ये सोन नदी जो है उद्गमित होती है, नर्मदा सोन रिहंद। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। प्रथम भाग हुगली गंगा की वितरिका के रूप में डेल्टा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, और दूसरी मुख्य धारा रूप में बांग्लादेश में प्रविष्ट होती है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। इस संगम को मेघना के नाम से पुकारा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि दो भागों में जो बटती है, जैसे प्रथम हुगली गंगा की वितरिका के रूप में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, और दूसरी की भाग जो मुख्य धारा थी वो बांग्लादेश में प्रविष्ट यानी कि अंदर एंटर करती है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा का नाम सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है, और ध्यान रखिएगा सुंदरवन का डेल्टा जो है विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब सुंदरवन इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे ना सुंदर जो पादप सुंदरी नाम की पादप होती है वो बहुत मात्रा में पाई जाती है, बहुत खूबसूरत भी दिखती है वो। तो उसी के नाम पे जो है वहां के डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, दो दिशाओं में नदियों के प्रवाह को अलग करने वाले उच्च पर्वतीय पठारों क्षेत्र जल विभाजक कहलाता है, ये देख लिया हमने। सिंधु एवं गंगा नदी के मध्य अरावली की उच्च भूमि जल विभाजक का एक उदाहरण है। तो देखिए, सिंधु और गंगा को कौन सी जो पर्वत है वो विभाजित कर देती है, तो अरावली की उच्च भूमि। ठीक है, तो सिंधु और गंगा नदी के बीच कौन आ रहा है, अरावली पर्वत। अरावली नगर गंगा एवं सिंधु के जल विभाजक पर बसा हुआ है। अरावली से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अरावली से सुंदरवन तक के मैदान की लंबाई कितनी है, तो 1800 किलोमीटर है। और इसकी ढाल कैसी है, तो पहले ढाल देख लेते हैं। अब देखिए, ये देखते हैं ढाल, पहले ये देख लीजिए आप नदियां का जो है, जो मेन मेन नदियां हैं वो दिया हुआ है कैसे। ये सिंधु नदी है आपकी, ठीक है, और जितनी भी है ये सब तीनों नदियों के बारे में जो दिया था वही नदियों का ये है, इमेज दिया हुआ है, तो ये देख लीजिएगा आप। वैसे ये मिल ही जाता है इसमें। अब नदी वहां का ढाल जो है क्या है, 1 मीटर 6 किलोमीटर की दर से सुंदरवन की तरफ घटता है। यानी 1 मीटर जो है घटेगा 6 किलोमीटर की दूरी जो है तय करने पे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का देखते हैं अब हम। चलिए, इस नदी की उत्पत्ति तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुई है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि लगभग एक ही जगह से कौन सी दो नदियां जो है उद्गमित होती है, तो ब्रह्मपुत्र और आपकी सिंधु नदी। ठीक है, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर, और गंगा की 25-25। इसका अधिकांश प्रवाह क्षेत्र सिंधु की ही भांति भारत के बाहर स्थित है। यह उत्तर में हिमालय के समानांतर प्रवाहित होकर नामचा बारवा शिखर समीप अंग्रेजी के अक्षर यू आकार की मोड़ बनाकर अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, असम के समीप बूढ़ी दिहांग दिसांग कोपली लोहित केनुला एवं अन्य सहायक नदियां दक्षिण से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। तो अब यहाँ ये भी आपको याद रखना है कि ये जो बूढ़ी दिहांग है, दिसांग है, कोपली है, लोहित है, केनुला है, ये कहाँ से किस दिशा से आकर मिलती हैं ब्रह्मपुत्र नदी में, तो दक्षिण दिशा से मिलती हैं। और ये किसकी सहायिका नदियां हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी की है। तो ये वाला लाइन आप 2-3 बार याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, हिमालय से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में से सुवनश्री, कामेंग, धनश्री, मानस है, ये मानस और तीस्ता नदी है, जो तीस्ता नदी जो सिक्किम में है,
तो ये याद रखिएगा जो अपनी हिमालय से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं वो कौन सी सहायक नदियां हैं? तो सुबनश्री, कामेंग, धनश्री, मानस और तीस्ता। ठीक है, मानस बहुत बार पूछा भी गया है। ब्रह्म की मानस नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी है? ब्रह्मपुत्र की है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम क्षेत्र तिब्बत के एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र से है जहां नदी के जल में सिल्ट की मात्रा नगण्य होती है, किंतु जब यह नदी उच्च पर्वत क्षेत्र से गुजरती है तथा असम में जब अनेक धाराएं इनसे आके मिलती हैं तो इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा जो है अधिक बढ़ जाती है। यहाँ यह गुम्फित होकर अनेक द्वीप दियारा को जन्म देती हैं। तो हम लोग जानते ही हैं बिहार में ही यह वर्ड यूज किया जाता है, दियारा। ठीक है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में नदी की घाटी में अवसाद की मात्रा बढ़ने से जल का प्रवाह जो है तटबंधों को पार कर अगल बगल के क्षेत्रों में फैल जाता है और बाढ़ का स्वरूप धारण कर लेता है। इससे असम एवं बांग्लादेश में भारी जानमाल की क्षति होती है। अन्य हिमालयी नदियां की अपेक्षा ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट की अधिक मात्रा में निक्षेप से नदी के मार्ग बार बार परिवर्तित होते हैं। ठीक है। उसके बाद ये देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो के नाम से। और वही बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारा जाता है। यह एक प्रकार की पूर्ववर्ती नदी है। तो ध्यान रखिएगा जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वो एक प्रकार की पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, तो इसकी अफवाह क्या है? पूर्ववर्ती है। उसके बाद बिहार में प्रवाहित होने वाले प्रमुख पूर्ववर्ती नदियों की सूचीबद्ध कीजिए। तो ये हम देखेंगे अभी बिहार का जब पढ़ेंगे तो। ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा आप, जैसे कि वो गंगा था, आपका गंगा नदी मिला था, तो ये क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी को जो है कहाँ से आपका, ओ सॉरी ये मुड़ गया, गंगा नदी जो है, गंगा नदी जो है आपकी पूछता है क्वेश्चन कि उसका मैदानी भाग में कौन सी नदी उद्गम होती है? कौन सी ऐसी गंगा की नदी की सहायक नदी है जो मैदानी भाग में उद्गमित होती है? तो गोमती नदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चीज हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखा है बहुत बार कि कौन सी नदी जो है गंगा की सहायक नदी जो मैदानी भाग में उद्गमित होती है, तो वो है आपकी गोमती नदी। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब चलिए यमुना नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो यह नदी महान हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलकर 1350 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रयागराज इलाहाबाद के निकट गंगा में मिल जाती है। यानी कि ये गंगा की सहायक नदी कौन सी होगा? यमुना नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, इसके नाम में ही है। ठीक है। गंगोत्री भी, गंगा और गंगोत्री दोनों सेम ही था। और इसकी हाइट की लंबाई कितनी है? तो 1375 किलोमीटर जो है यमुना नदी की लंबाई है। ठीक है। उसके बाद इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो देखिए सहायक नदियों को ध्यान रखिएगा, जो कम से कम बुक में दिया है वो तो याद रखना ही है। तो यमुना की चंबल, बेतवा, केन आदि नदियां, जो ये सारी नदियां जो है ना मध्य प्रदेश में से ही उद्गमित होती हैं। जैसे बेतवा देखेंगे मुल्ताई से आपका निकलता है। चंबल नदी जो है महू, जहाँ आपका भीमराव अम्बेडकर का जन्म स्थली है महू, वहां से निकलती है। ठीक है, ये सारी नदियां जो है, तीनों नदियां जो है कहाँ से निकलती हैं? ये मध्य प्रदेश से निकलती है। इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। इसके दाहिने तट से आकर मिलती हैं। अब याद रखना है कि यमुना यमुना के किसके साइड से आके मिलेंगी? तो दाहिने साइड से आके जो है मिलती हैं। ठीक है। अब घाघरा नदी के बारे में देखते हैं। तो यह नदी ट्रांस हिमालय क्षेत्र से करनालिन स्थित मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। तो याद रखना है कि घाघरा नदी का जो उद्गमित स्थल है वो क्या है? मापचा चुंगो हिमनद। ठीक है। यह दक्षिण पूर्व दिशा में बहकर हिमालय को पार करती है। इसे पर्वतीय क्षेत्र में कार्नाली एवं मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जाना जाता है। तो कार्नाली नाम से कौन सी नदी फेमस है? तो घाघरा। ठीक है। मैदानी क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं? तो घाघरा के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है, ये चीजें क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। यह नदी नेपाल में से प्रवाहित होकर छपरा के पास शारदा नदी का जल ग्रहण कर गंगा में मिल जाती है। ठीक है। तो छपरा कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। इसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से पुकारा जाता है। तो पूछा जाए कि घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो सरयू नाम से। सरयू नदी किस नदी को कहा जाता है? तो आपका घाघरा नदी को। ये चीजें याद रखना है। ठीक है। अब गंडक नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यह नदी महान हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है। ठीक है। बिहार चंपारण में प्रवेश करती है। इस नदी के परिवहन मार्ग में तीव्र परिवर्तन और अवसाद से अत्यधिक निक्षेपण से यहाँ बाढ़ की आशंका बनी रहती है। इस नदी के साथ कई पौराणिक किंवदंतियां यानी कि कहानियां जो हैं जुड़ी हुई हैं। चलिए अगला देखते हैं कोशी नदी के बारे में। तो कोशी जो है बिहार का शोक कहा जाता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन इसके लिए यही बनता है। ठीक है। यह नदी भी महान हिमालय के गोसाई थान से निकलकर, यानी कोशी नदी का उद्गमित स्थल क्या है? गोसाई थान।
निकलते हुए कहाँ से आती है? ये नेपाल होते हुए बिहार के सुपौल जिला में प्रवेश करती है। तो पूछा जाए कोसी नदी जो है बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सुपौल जिला से प्रवेश करती है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उद्गम स्थल के समीप कोसी की मुख्य धारा अरुण कहलाती है। जहां से ये उद्गम होती है गोसाईथान जैसे, तो उसके समीप कोसी की मुख्य धारा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो अरुण नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन है ना, छुपे हुए क्वेश्चन कहलाते हैं ये। और यही क्वेश्चन जो है छुपा छुपा निकाल रहा है बीपीएससी, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप के लाइन जो मिले ना, तो खुद से भी 2-3 बार इसको पढ़ लीजिए, एक बार नहीं 2-3 बार, ठीक है। इसकी अन्य सहायक धाराओं में मिलाची, भोटिया, सप्तकोशी, तांबा, लिखु, दुग्ध तथा तंबूर प्रमुख है। अब चलिए याद करते हैं फिर से कि कोसी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो मिलाची, भोटिया, सप्तकोशी, तांबा, लिखु, दुग्ध तथा तंबूर प्रमुख हैं, ठीक है। यह इसके अतिरिक्त भी कई अन्य धाराओं को समाहित कर कुर्सेला सहरसा में पड़ता है के निकट गंगा से जाकर मिल जाती है। तो पूछा जाए कोसी नदी जो है बिहार में कहाँ गंगा से मिलती है? तो कुर्सेला सहरसा में जाके गंगा से ये मिल जाती है, यानी कि कोसी नदी भी गंगा की सहायक नदी है। इस नदी की लंबाई कितनी है? तो 230 किलोमीटर है, ठीक है। ये बिहार की नदी है, तो इसका लंबाई भी आप याद रखिएगा कि इसकी लंबाई कितनी है? कोसी नदी की लंबाई 230 मीटर है। उसके बाद ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि गंगा द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ से निर्मित बाढ़ मैदान बिहार में जो है टाल के नाम से पुकारा जाता है। तो ध्यान रखिएगा टाल किसे कहते हैं? तो गंगा द्वारा लेके आई गई, यानी कि बहा के प्रवाहित करके लाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है खादर, उसको हम लोग टाल के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। बिहार में टाल का विस्तार कहाँ है? तो सिंपल सी बात है, बीच वाले पार्ट में जो है बिहार में टाल का जो है विस्तार है, ठीक है। उसके बाद यह नदी कोसी के बारे में बात हो रहा है। यह नदी भी तीव्र मार्ग परिवर्तन एवं कटाव के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसीलिए जो है बाढ़ लाती है, कभी भी अपना इतना ना रास्ता बदलती है कि बिहार बिहार में कब कहाँ से बाढ़ ला दे, ये इसकी ठीक नहीं रहता। इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी जो एक तरफ अपने जलोढ़ से उपजाऊ मैदान का निर्माण करती, तो वहीं दूसरी तरफ अपने क्रूर बाढ़ की विभीषिका से भी इसे अभिशप्त भी करती है, यानी अभिशापित करती है। बाढ़ से रक्षा के लिए दोनों तटों पर तटबंध बनाया गया है। बिहार राज्य की कोसी नदी में बाढ़ आने से अपार क्षति होती है, इस कारण बिहार का शोक भी इसे कहा जाता है। तो याद रखना है आपको कि बिहार की शोक नदी कौन सी है? तो आपकी कोसी नदी है। अब नर्मदा नदी के बारे में देखते हैं। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कही जाती है, ठीक है। और अगर बिहार की जीवन रेखा कहा जाए तो कौन हो जाएगी? आपको गंगा नदी। वही पाकिस्तान किसकी देन है? तो सिंधु नदी की देन है, ठीक है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल की पहाड़ी से निकलने वाली, अब ये मैकाल श्रेणी जो है किसकी आपकी फैली हुई भाग है? तो ये सतपुड़ा की ही फैली हुई भाग है, मैकाल श्रेणी जो मैकाल पहाड़ी जो है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल की पहाड़ी से निकलने वाली नर्मदा नदी पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी से बहती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। खंबात की खाड़ी भड़ोच के निकट में गिरने से पूर्व विविध दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है, जैसे कि आप देखेंगे कि जबलपुर के निकट भेड़ा घाट में संगमरमर के सेल खेड़ी में यह नदी गहरे गार्ड से बहती है तथा धुआंधार प्रपात कपिल धारा का निर्माण करती है। तो धुआंधार प्रपात जो है जबलपुर में भेड़ा घाट पे पड़ता है। तो वो किस नदी कौन सी नदी बनाती है? तो नर्मदा नदी बनाती है। और ये भड़ोच जो जिला है ये गुजरात का है, ठीक है। नर्मदा नदी की अधिकांश सहायक नदियां छोटी छोटी जो समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। इस नदी की लंबाई जो है 1312 है, यानी कि 1312 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में प्रवाहित होती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अच्छा, प्रायद्वीपीय भारत की गंगा किसे कहा जाता है, यानी दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कावेरी और गोदावरी में। गोदावरी को ही कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। उसी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गोदावरी को, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं ताप्ती नदी के बारे में। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में स्थित सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। यह नर्मदा की भांति भ्रंश घाटी से निकलकर नर्मदा के समानांतर मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। सूरत के निकट पूर्णा नदी इसकी एकमात्र नदी है। इसकी एकमात्र नदी कौन सी है? पूर्णा नदी। किसकी है? ताप्ती नदी की है। तो ध्यान रखिएगा, ताप्ती नदी जो है बैतूल जिला मुल्ताई से जो है ये निकलती है सतपुड़ा की श्रेणी से। और ये किसके समानांतर बहती है? तो ये
पश्चिम में ही बहती है, इसकी प्रवाह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर है और ये भी एस्चुरी बनाती है। और ये कहाँ गिरेगी? अरब सागर में, यानी कि खंबात की खाड़ी के पास गिरती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ताप्ती और नर्मदा जो है क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों से। इसके अतिरिक्त पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में गुजरात की साबरमती, अब देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली जो है साबरमती नदी भी और तथा माही नदी भी क्या है? प्रमुख है। ठीक है, माही नदी मध्य प्रदेश के धार से निकलती है। ठीक है, और माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये मैंने बताया था जब पढ़ाया था उसमें कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी है। ठीक है, वही आप देखेंगे विषुवत रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो कांगो या जायरे नदी काटती है। और वही पूछा जाए कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो वो लिम्पोपो नदी जो है 2 भागों में बांटती है। और ऊपर हमारा कर्क रेखा वाला कौन हो गया? माही नदी। ठीक है, अब याद रखिएगा कि पश्चिम की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदी हो गई? तो अब 4 नदी आपको ध्यान रखना है, कौन कौन? साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, इसके अतिरिक्त पश्चिम घाट पर्वत से निकलकर अनेक नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इनमें गोवा का मांडवी और जुआरी, कर्नाटक की कालिंदी, गंगा बेली, सरवती तथा नेत्रवती तथा केरल की पेरियार, पंबा तथा मणिमाला कुछ प्रमुख छोटी पर तीव्रगामी नदियां हैं। राजस्थान के मरुस्थल भाग से होकर बहने वाली नदियों में लूनी नदी प्रधान है। ठीक है, अब लूनी नदी जो है ना राजस्थान की जीवन रेखा कही जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। लूनी नदी लगभग 495 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और वो लूनी नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो राजस्थान अजमेर से निकलती है, नागा पहाड़ी करके है वहां से, जो अरावली पर्वत का ही हिस्सा है। ठीक है, लूनी नदी पे आपका जसवंत सागर बांध देखेंगे। फिर आपका, हाँ, चलिए हो ही गया, इतना ही बहुत है। दांतेवाड़ा भी है उस पे जो बांध है। ठीक है, राजगीर में गर्म पानी का झरना तथा ककोलत का ठंडा पानी का झरना बिहार राज्य स्थित जलप्रपात के उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए, अब यहीं पे ये चीज याद रख लेना है कि राजगीर में कौन कौन से हैं आपके झरना? तो ककोलत, ककोलत कहाँ पड़ेगा? राजगीर में पड़ेगा। ठीक है, जो कि बहुत ठंडा रहता है। अब पता नहीं, मैंने नहीं देखा है। चलिए महानदी को देखते हैं, तो महानदी के बारे में पढ़ेंगे। यह प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो माही नदी जो है आप छत्तीसगढ़ आप सुना ही होगा, वहीं से ये निकलती है। तो ये माही नदी का जो प्रायद्वीपीय भारत में लंबाई के अनुसार नंबर आता है, वो कितना नंबर है? तीसरा नंबर है। ठीक है, इसकी लंबाई 890 किलोमीटर है। यह नदी छत्तीसगढ़ स्थित रायपुर के निकट से निकलकर उड़ीसा में से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसकी अपवाह प्रणाली का विस्तार कहाँ कहाँ है? छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां शिवनाथ, हंसदेव, मांद, जोंक और तेल है। तो अब आपको ये याद रखना है कि महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं प्रमुख? तो वो है शिवनाथ, हंसनेद, मांद, जोक और तेल। इसके बाद ये देख लीजिए साबरमती और माही नदियां किन किन राज्यों से प्रवाहित होती है, ये मैंने बता ही दिया। अगला देखते हैं गोदावरी नदी के बारे में। तो यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के निकट पश्चिमी घाट से निकलकर इसकी द्रोणी जो बेसिन जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में फैली हुई है। तो ध्यान रखिएगा ये नदी गोदावरी नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है और इसकी द्रोणी कहाँ कहाँ, मतलब ये कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? बेसिन और द्रोणी वही कहते हैं ना। तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। ठीक है, यह प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी है। तो देखिए गोदावरी नदी कौन सी हो गई? सबसे लंबी नदी हो गई आपकी फर्स्ट नंबर पे। इसी को दक्षिणी भारत का गंगा नदी भी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। इसी नदी का 50% अपवाह बेसिन महाराष्ट्र में विकसित हुई है। प्राणहिता, वर्धा, मंजीरा, बेनगंगा तथा पेनगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? प्राणहिता, वर्धा, मंजीरा, बेनगंगा, पेनगंगा। ठीक है, बड़े आकार एवं विस्तार के कारण दक्षिण भारत में इस नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा जैसे नामों से विभूषित किया जाता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है तो आप बिल्कुल कंफर्म हो जाना कि इसी नदी को जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कहीं कहीं मिलता है कावेरी नदी को लिखा हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में।
तो पश्चिमी घाट स्थित महाबालेश्वर महाराष्ट्र के निकट एक स्रोत से निकलकर लगभग 1290 किलोमीटर क्षेत्र से प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबालेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और ये कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसकी अफवाह बेसिन विस्तार कहाँ कहाँ यानी ये किस किस राज्य से प्रवाह होती है? तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों से ये प्रवाह होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में कौन कौन सी हो जाएगी? तो दूध गंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी तथा भीमा है। चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं कि कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां वो कौन कौन सी हैं। तो दूध गंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी तथा भीमा है। ठीक है, सहायक नदियां बार बार पूछा जाता है इसीलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। अब चलिए कावेरी नदी के बारे में देखते हैं। तो कावेरी नदी की उत्पत्ति पश्चिम घाट स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुई है। तो कावेरी नदी का उद्गमित कहाँ से होता है? कावेरी नदी तो ये होती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। इसकी लंबाई कितनी है? तो 760 किलोमीटर है। इस नदी का अपवाह बेसिन यानी कि ये नदी जो है किस किस राज्य से प्रवाह होती है? तो तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन यही बनता है कि कावेरी नदी जो है आपका किस किस राज्य से प्रवाह होती है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी? तो अमरावती, भवानी, हेमावती, लोकपावनी, अकावली, लक्ष्मण तीर्थ तथा काबिनी है। काबिनी भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि काबिनी किसकी सहायक नदी है? तो क से काबिनी और काबिनी से कावेरी याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए एक बार और देख लेते हैं सहायक नदियां जो कौन कौन सी हैं कावेरी की। ठीक है, अमरावती, भवानी, हेमावती, लोकपावनी, अकावली, लक्ष्मण, काबिनी जो है कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अंततः यह नदी तमिलनाडु स्थित कुडलूर से दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो अगर पूछा जाए कावेरी नदी का उद्गमित स्थल क्या है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ये कहाँ जाके गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी। ठीक है, उपरोक्त नदियों के अतिरिक्त कई छोटी छोटी नदियां भी हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं, जिनमें दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी एवं स्वर्णरेखा नदी प्रमुख है। ठीक है, ये सभी कहाँ गिरेंगे? बंगाल की खाड़ी में गिरेंगे। ठीक है, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है जो कावेरी नदी पर है। तो अब क्वेश्चन बनेगा कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे है। ठीक है, इस जलप्रपात के बिजली घर से मैसूर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान होता है। और कोलार किस लिए जाना जाता है? स्वर्ण के लिए जाना जाता है, सोने के लिए जाना जाता है। ठीक है, कोलार क्षेत्र जो है आपका ये कर्नाटक में पड़ता है कोलार क्षेत्र। अब चलिए जलाशय या झील किसे क्या है? तो ये भी देख लेते हैं। तो कश्मीर स्थित डल तथा बोलर झील, नैनीताल राजस्थान का सांबर झील, बेगूसराय का कांवर पक्षी विहार, अब याद रखिएगा बिहार के परिप्रेक्ष्य से एक बार वैसे और भी देखेंगे ही इसको, बेतिया का सरैया मान, दरभंगा का लक्ष्मी सागर जैसे जलाशयों से आप परिचित है। अब एक चीज याद रखिए, अभी जो स्टेट वाला पेपर हो रहा है ना उसमें ये क्वेश्चन आया था कि लक्ष्मी सागर जो है झील कहाँ पे है? तो ये दरभंगा में है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि बेतिया में कौन सा है? सरैया मान है। ठीक है, बेगूसराय में कांवर झील है, पक्षी विहार है। ठीक है, तब ये आपको याद रखना है। फिर से एक बार बोल देती हूँ, और ये एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि जैसे जो भी हिमानी झील, हिमानी नदियों की झील बनेंगे ना तो वो मीठी झील होंगी। ठीक है, खारे पानी की झील नहीं होंगी। राजस्थान वगैरह में जो है सांबर झील ये सब खारे पानी की झील होती है। ठीक है, मतलब लवणीय होंगी। अब एक बार इसको और देख लेते हैं कि कश्मीर में कौन कौन सा झील है। तो डल, बुलर झील, नैनीताल, फिर राजस्थान का सांबर झील, बेगूसराय का कांवर पक्षी विहार, बेतिया का सरैया मान, दरभंगा का लक्ष्मी सागर जैसे जलाशयों से आप परिचित होंगे। तो ये मानवीय उपयोग के साधन के साथ साथ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। क्या आपने झीलों के महत्व को जानने का प्रयास किया है? तो जरा सोचिए, इन यदि उन स्थलों पर झील नहीं होता तब वे उतने पर्यटकों को आकर्षित कर पाते? तो नहीं करते जितना आज करते हैं। प्राय जल भरे विशाल गड्ढे को झील के रूप में जाना जाता है, पर झीलों के आकार प्रकार के साथ साथ इनकी प्रकृति में भी भिन्नता पाई जाती है। वर्षा के जल से जमाव तथा हिमानियों एवं हिम चादरों के पिघलने से झील का निर्माण होता है। तो अब पूछा जाए कि झील का निर्माण किससे किससे होता है? तो इन्हीं से होता है आपका, जैसे कि वर्षा के जल जम जाएगा उस जब मतलब इकट्ठा हो जाएगा उससे, या हिमानियों या हिम की चादरों के क्या होगा? पिघलने से झील बनता है। झील मुख्यतः प्राकृतिक कारणों से ही निर्मित होते हैं। मानव निर्मित झील ज्यादा नहीं होते हैं। जो ज्यादातर आप जितने भी देखेंगे वो प्राकृतिक झील होंगे, यानी कि प्रकृति के स्वरूप से बने होंगे। ठीक है,
अब देख लेते हैं, निर्माण की दृष्टि से झीलों के निर्माण निम्नलिखित हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। तो देख लेते हैं, धसान घाटी झील किसे कहते हैं? तो धसान घाटी में जब जल जमाव होता है तब इस प्रकार का झील बन जाता है। अफ्रीका में इस प्रकार की झील की संख्या अधिक है। तो धसान घाटी झील ज्यादातर देखने को कहाँ मिलती है? अफ्रीका में मिलती है। जैसे विक्टोरिया, रुडोल्फ, न्यासा इसके उदाहरण है। तो विक्टोरिया झील कहाँ है आपकी? तो ये है आपकी अफ्रीका में, ठीक है। तो याद रखिएगा, विक्टोरिया झील, रुडोल्फ झील, न्यासा झील कहाँ है? आपके अफ्रीका में है। और वो किस टाइप की झील है? तो धसान घाटी झील है। इसको एक बार और आप लोग याद कर लीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा इसको, ठीक है। चलिए, भारत में तिलैया बांध द्वारा धसान घाटी में कृत्रिम झील बनाया गया है। तो कृत्रिम झील मतलब ये होता है कि वो प्राकृतिक रूप से नहीं, मानव द्वारा निर्मित किया गया। तो ये कौन सा झील था? तिलैया बांध द्वारा, भारत में तिलैया बांध द्वारा धसान घाटी में कृत्रिम झील बनाया गया है, ठीक है। अगला है गोखुर झील। तो हमने ऊपर देखा ही था, नदियों में जब अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है या भूमि की ढाल कम हो जाती है तब उसके मार्ग में विसर्पण पैदा होने लगता है। अंततः विसर्पित भाग कटकर मुख्य धारा से अलग हो जाती है, जिसका आकार गाय के खुर के समान होता है। इसे गोखुर या परित्यक्त झील भी कहा जाता है। उत्तरी बिहार में इस प्रकार के झील पाए जाते हैं। बेतिया का सरैयामान या बेगूसराय का कांवर झील इसी के उदाहरण है। तो अब आपसे पूछा जाए कि बिहार में जो गोखुर झील के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो कौन कौन सा हो जाएगा? बेतिया का सरैयामान, ठीक है, और बेगूसराय का कांवर झील जो है आपका गोखुर झील के मतलब उदाहरण है। और ध्यान रखिएगा, बिहार में गोखुर झील को छाड़न झील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब चलिए क्रेटर झील देख लेते हैं। तो जब ज्वालामुखी के क्रेटर से राख और लावा का आना बंद हो जाता है तब क्रेटर में वर्षा का जल जमा होकर झील में परिणत हो जाता है। बोल्बिया का टीटीकाका और तर्की का यानी कि तुर्की का वान झील इसके उदाहरण है। भारत में भी है, भारत में लोनार झील इसी प्रकार का निर्मित है जो महाराष्ट्र में है। तो क्रेटर झील ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये ज्वालामुखी है, तो क्या होता है, यहाँ से लावा उद्गमित होते हैं, मैग्मा जो है बाहर निकलते हैं, फिर ये यहाँ जमा हो जाते हैं लावा के रूप में, ठीक है। और यहाँ से ये निकलते हैं ना, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये सुसुप्त हो जाती हैं। मतलब ये जो ज्वालामुखी होती है वो सुसुप्त हो जाती है, इसमें जो प्रतिक्रियाएं नहीं होती है, तो ये वाला पार्ट जो है ना ऐसा कुछ फैल जाता है और ये गड्ढा का रूप ले लेता है। और जैसे ही बारिश होगा तो क्या होगा, इसमें पानी भर जाएगा, तो ये एक झील का रूप ले लेता है। तो इसी को जो है क्रेटर झील कहते हैं, क्योंकि इसको जहां से मैग्मा जो है बाहर निकलती है जिस छोर से, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रेटर ही कहते हैं ना। अगला है लैगून झील, ठीक है। तो लैगून झील किसे कहते हैं? तो स्पिट तथा रोधिका के द्वारा जो निर्मित होता है समुद्रीय तटीय प्रदेशों में, जब समुद्री जल समुद्र से अलग कर लिए जाते हैं तब ऐसे झील लैगून कहलाते हैं। लैगून का उदाहरण भारत स्थित चिल्का एवं पुलिकत झील है। आंध्र प्रदेश का कोलेरी झील भी आपका लैगून झील है। और सबसे बड़ी थी आपका लैगून झील कौन सा है? चिल्का है, ठीक है। उसके बाद आपका पुलिकट हो जाता है, उसके बाद आपका कोलेरू हो जाता है। अब अवरोधक झील किसे कहेंगे? तो कभी कभी पर्वतीय प्रदेशों में भू संकलन के कारण चट्टानें गिरकर नदियों के प्रवाहों को रोक देते हैं, तो इससे भी झील बन जाते हैं। अवरोधक झील उसी को कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई भूसंकलन हुआ तो बड़ा सा पत्थर गिर गया, ठीक है। अब ये नदी के प्रवाह को रोक देगा तो यहाँ पानी क्या होगा, जम जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, अवरोधक झील कहेंगे, ठीक है। और लैगून झील पूछा जाता है बार बार कि किससे बनता है, तो स्पिट तथा रोधिका से बनता है वो, ठीक है। अगला है हिमानी झील। तो हिमानी झील नाम में ही है। देखिए जितने भी हैं ये झील उसके नाम में ही छुपा हुआ है, ठीक है। तो हिमालय क्षेत्र में हिमानी द्वारा निर्मित झीलों में नैनीताल, भीमताल, सातताल अति आदि सुंदर उदाहरण है। तो ये सारे नैनीताल के जो है झील हैं और ये हिमानी झील है, ठीक है। भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील, तो ये देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में बूलर झील मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बूलर झील है। और विश्व की शायद सुपीरियर झील है जो अमेरिका में पड़ता है, ठीक है ना। जल विद्युत पैदा करने के लिए नदियों पर बांध लगाए जाने से भी झील का निर्माण हुआ है। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना के विकास से गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। लोकटक एवं बड़ियानी जैसे कई मीठे पानी के झील, साथ साथ राजस्थान का लवण युक्त सांभर झील, सांभर झील जो है लवणीय झील है, ठीक है। इसी प्रकार के झील है, कैसे हैं, भूगर्भीय गर्भीय क्रिया से निर्मित झील है। तो पूछा जाए भूगर्भीय निर्मित झील कौन कौन से हैं, तो आपके भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत जो है गोविंद सागर झील, उसके बाद लोकतक झील, बड़ियानी, उसके बाद आपको राजस्थान का सांभर झील, ठीक है। और ये आपका जम्मू कश्मीर का बुलर झील भी।
अगला है, प्रायः यह देखा गया है कि मरुस्थलीय अथवा अर्ध शुष्क क्षेत्रों के झील जो है खारे पानी के झील होते हैं। ठीक है, शुष्क जगह होगा तो वहां के जितने भी झील देखने को मिलते हैं वो खारे होते हैं, जैसे राजस्थान में पाया जाता है। जबकि ठंडे प्रदेशों के तथा पर्वतीय प्रदेशों के झीलों का जल जो है मीठा होता है। झील मानव के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं। ये नदियों के बहाव क्षेत्र को सुचारू बनाने में सहायक होते हैं। अत्यधिक वर्षा या बाढ़ दोनों स्थिति में झील नदियों के बहाव को संतुलित रखती है। सूखे के दिनों में संचित जल की उपयोगिता बढ़ जाता है। झील जल विद्युत उत्पादन में भी उपयोगी होते हैं। ये आसपास के जलायुक्ति परिस्थितियों को भी सामान्य करती हैं। जलीय परितंत्र के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ प्रकृति छटा को सुंदर, लुभावना तथा मनोरंजक बनाने में भी झील का मदद होता है। तो ये सब सबको पता ही है। अब चलिए, मानव सभ्यता की जीवन रेखा नदियों को क्यों कहा जाता है? क्योंकि नदियों के पास ही जो है मैक्सिमम सभ्यताओं को आप देखेंगे फली फूली है। ठीक है, अब जैसे इसमें देख लेते हैं, सभ्यता की जननी पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो नदी को कहा जाता है। ठीक है ना, सभ्यता की जननी के रूप में नदी घाटी क्षेत्र को प्राचीन काल से ही माना जाता है। सिंधु घाटी में हड़प्पा मोहनजोदड़ो, यानी कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो किसकी देन है, तो सिंधु नदी की। की घाटी में कौन सी सभ्यता फैली थी, तो चीन की सभ्यता। और नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता जो है विकसित हुई थी। नदियों के कारण ही हुआ है, इसीलिए इनको सभ्यता की जननी कहा जाता है, नदी घाटी को। ठीक है, जीव के विकास वृक्ष से मानव शाखा के पृथक होने के उपरांत मानव समुदाय लगातार विकसित होता गया। मानव विकास की सुलभ परिस्थितियां सभी स्थलों पर समान रूप से सुलभ नहीं रही होंगी। विभिन्न विद्वानों एवं शोधकर्ताओं ने भी इस मत को स्वीकार किया है कि प्राग ऐतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का प्रथम श्रेय फ्रांस के बाचर द परथेस को है। तो अब ये याद रखिएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो है मानव संस्कृति की खोज किसने की थी सबसे पहले, तो फ्रांस के बाचर द परथेस। अब ये जो है बहुत छुपा हुआ क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक है, इन्होंने विभिन्न प्रमाणों के अध्ययन के पश्चात पेरिस की सीन नदी, तो पेरिस जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो सीन नदी के तट पर बसा है। ठीक है, पेरिस के सीन नदी को सभ्यता का उद्भव केंद्र बताया। उसी प्रकार डॉक्टर मित्रा ने मानव उत्पत्ति का केंद्र शिवालिका के दक्षिण हिमानी के पिघलने से निर्मित नदी घाटी को बताया है। तो ध्यान रखिएगा, जो फ्रांस के बाचर द परथेस थे, उन्होंने बताया कि पेरिस की सीन नदी को सभ्यता का उद्भव केंद्र बताया था। ठीक है, लेकिन वहीं देखेंगे आप, डॉक्टर मित्रा जो है उन्होंने मानव की उत्पत्ति केंद्र जो है शिवालिका के दक्षिण हिमानी के पिघलने से निर्मित नदी घाटी को बताया है। ठीक है, तो इन दोनों का मत जो है स्टेटमेंट में आ सकता है। हाँ, उसके बाद है, मानव विकास के क्रम में लगभग सभी शोध प्रतिवेदन नदी घाटी क्षेत्र में मानव सभ्यता का उद्भव केंद्र मानने पर एक मत प्रतीत होते हैं। यानी उनके बीच जो है मतक्य नहीं है, उन सभी ने जो है मैक्सिमम जो आपके मानव विकास में जितने भी शोध प्रतिवेदन लोग लगे हैं करने में, तो वो सभी का जो है मत जो है एक मत हो गया है। ठीक है, आज इलाहाबाद के समीप प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। बड़े बड़े नगरों तथा महानगरों का विकास भी नदी घाटी क्षेत्र में हुआ है। प्रयागराज कौन नहीं जानता है। आज उद्योगों, कृषि कार्यों तथा परिवहनों साधनों को विकसित करने में नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यद्यपि नदी का जल अत्यधिक दोहन एवं इन जल राशियों में कचरों का उत्सर्जन नदी को अत्यधिक प्रदूषित कर रहा है। आज वैश्विक स्तर पर यह चिंतन का एक विषय है। तो जैसे देखेंगे आप, बार बार गंगा नदी जो है उसको साफ सफाई के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। अगला हम देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं पटना स्थित गांधी सेतु भारत का सबसे लंबा 7 किलोमीटर सड़क पुल है, जिसका निर्माण जो है 1984 ईस्वी में हुआ था। तो अब यहाँ से ये याद रखना है कि आपका गांधी सेतु पुल जो है पटना में है, और ये इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था। इसकी लंबाई कितनी है, तो 7 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, 7 किलोमीटर यानी कि 7। ठीक है, और ये कब निर्माण हुआ था, तो 1984 में हुआ था। अब ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि भारत का सबसे लंबा जो है गांधी सेतु पुल नहीं रह गया है, अब शायद हजारिका सेतु पुल है। तो याद रखिएगा, अब भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा हो जाएगा, हजारिका सेतु पुल। तो उसको भी एक बार, इस वाले टर्म को जो है आप एक बार जरूर देखेंगे। हाँ, और गांधी सेतु नदी किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है।
प्रदूषण क्या होता है, तो बढ़ती आबादी के साथ जल का अनुप्रयोग भी तीव्र गति से बढ़ता गया है। यह हमारे घरेलू कार्य से लेकर औद्योगिक कार्य तक के लिए भी अत्यधिक उपयोगी संसाधन है। आज जल संसाधन का उपयोग आर्द्र कृषि की फसलों के लिए भी हो रहा है। बाढ़ के समय नदियां विकराल रूप धारण कर लेती हैं। इस समय वो धरातल पर के सभी कचरे, अधिवास जनित कचरे, औद्योगिक कचरे, अन्य ठोस कचरे जो है उनको सबको क्या करती हैं, आत्मसात कर लेती हैं, यानी अपने आप में समाहित कर लेती हैं, जिससे जल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती है। कृषि कार्य में प्रयुक्त उर्वरक, कीटनाशक, पीड़कनाशी, वस्त्र धोने में प्रयुक्त साबुन, सोडा, अपमार्जक तत्व जो है घुलकर जल को प्रदूषित करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखिएगा, ये एनवायरमेंट का हो जाएगा चैप्टर, तो इसको याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी अभी बीपीएससी 3.0 में भी आया था। तो ये वाला जो मैंने पढ़ाया अभी, इसको एक बार और देखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, अब और किससे प्रवाह ये दूषित होती है नदी की जल, मल प्रवाह, मवेशियों की सफाई जैसे मानवीय अनुक्रियाएं जल प्रदूषण को क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं। मानवीय कार्यों के कारणों को उत्पन्न आपदा को दिखाया गया है। तो देखेंगे हम अभी जो भी चित्र है उसको। चलिए ये देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं बड़े आकार की झील को समुद्र भी कहा जाता है, जैसे कैप्सियन सागर, मृत सागर और अरल सागर जो है आपका बड़े आकार की झील है, ठीक है। वनों की अंधाधुंध कटाई से भी मृदा अपरदन की गति में तीव्र वृद्धि हुई है, जिससे नदियों के प्रवाह मार्ग में तीव्र अवसादीकरण हुआ है। इससे ठोस अवसाद, कीचड़, रासायनिक कचरे के बढ़ जाने से जलीय जीवों का संकट जो है बढ़ गया है, साथ ही बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है, ठीक है। नदियों का प्रवाह जो है एक निश्चित वे में नहीं होगा तो बाढ़ तो जहां तहां आते ही रहेगा। अब देखिए 1987, 2004, 2007, 2008 में कोसी नदी के बाढ़ से बिहार राज्य को अपार धन क्षति हुई थी। तो बिहार में कोसी नदी बार बार बाढ़ लाती है, तो सबको पता ही है। चलिए अब संरक्षण देख लेते हैं नदी के। तो नदी प्रदूषण ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। आज विश्व के अनेक देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो ये बात सही है, मैक्सिमम देश जो है इस समस्या से क्या है, जूझ रहे हैं कि प्रदूषित जल की वजह से। इस संकट की स्थिति से निपटने के लिए संरक्षण कार्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संरक्षण का क्रियान्वयन व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र हित में अपरिहार्य है, ठीक है। वनस्पति का विकास, वनस्पति हमें प्रदूषण मुक्त पर्यावरण से में जीने में मदद करती है। शुद्ध वायु के साथ साथ यह हमें फल, औषधि, कीमती लकड़ियां भी प्रदान करती हैं, जैसे चंदन की लकड़ी। इनकी जड़ें मृदा को संगठित रखती हैं, जो नदियां एवं वायु द्वारा अपरदन की प्रक्रिया को भी निष्प्रभावी बना देती हैं। इससे न केवल नदियों का कटाव नियंत्रित हो जाता है, बल्कि नदियों में अवसाद के प्रवाह पर भी अंकुश लग जाता है, ठीक है। वनस्पति वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जो जीवनदायी गैस है हमारे लिए। पर्यावरण को संतुलित भी रखते हैं। अतः पर्यावरणीय दृष्टि से किसी राष्ट्र के कुल भूभाग का 33% भाग जो है वनाच्छिदित होना चाहिए। ये जो है 1/3 जो है आपका वनाच्छित होना चाहिए। ये 1952 वन अधिनियम के तहत लागू किया गया था, ठीक है। वर्तमान समय में भारत के वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है भारत में मात्र कितने प्रतिशत आपका भूभाग जो है वन आच्छादित है, तो 24.62% जो है 24.62% जो है आपका भूभाग ही वनाच्छित है। तो 2021 के अनुसार आप ध्यान रखिएगा कि ये 2021 के अनुसार डेटा बताया जा रहा है कि 24.62, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो जंगल है देखने को मिलता है, जिसका क्षेत्र वन आच्छादित है, तो 25-26% लगभग है, तो वो है मध्य प्रदेश का, ठीक है। और प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम है। जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, वनों के क्षेत्रफल में कमी का प्रभाव वन्य प्राणियों पर भी पड़ा है। उनका आवास दिनों दिन छोटा होने लगा है, क्या, यानी कि पेड़ों को काटना। अगला है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, देख लेते हैं। नदियों में 90% जल का संरक्षण मानसूनी वर्षा है और हिमालयी क्षेत्र के में हिम के पिघलने के कारण होती है, किंतु इनका अनिश्चित और अपरिमित वितरण बाढ़ और सुखाड़ जैसी प्रलयकाली परिस्थितियां पैदा करती हैं। इन परिस्थितियों या आपदाओं से निपटने के लिए नागरिकों को जागरूक होने और सरकारी तंत्र को भी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे आप देखेंगे, यद्यपि भारत सरकार ने गंगा कार्य परियोजना कब स्टार्ट किया था, 1985 में प्रारंभ किया था, किंतु इसे 31 मार्च 2000 को ही क्या किया गया था, बंद कर दिया गया था। इस संदर्भ में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति ने प्रथम चरण की समीक्षा के उपरांत कुछ सुझाव भी पारित किए। इन सुझाव एवं योजनाओं को देश में प्रमुख प्रदूषित नदियों के राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 16 राज्यों के 27 नदियों को जो है आप
के किनारे बसे 152 नगरों को शामिल किया गया है। अब ये देख लीजिए, यही बता रहा था कि मानवीय अनुक्रियाओं से प्रदूषित जल कैसे होते हैं। तो कोई कपड़ा धो रहा है, ठीक है, कोई नहा रहा है, कोई मवेशी को नहला रहा होगा, ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद इस कार्य योजना के तहत 57 जिलों को प्रदूषण कम करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदूषण कम करने के लिए 215 योजनाएं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 69 योजनाएं जो हैं पूरी कर ली गई हैं। इस परियोजना के अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को शुद्ध करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत झील संरक्षण कार्य को भी सम्मिलित किया गया है। प्रारंभ में 2 झील पवई महाराष्ट्र, अब याद रखना है कि पवई झील कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ऊटी झील कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। ऊटी पड़ता है आपको तमिलनाडु में, को शामिल किया गया है। आज गंगा, यमुना, गोमती सहित अनेक नदियों पर इस तरह के संरक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। कृषि कार्यों में रसायनों जैसे कि कीटनाशक, पीड़कनाशी, कवकनाशी, पीड़कनाशी जैसे होता है ना, वो जिससे गिद्ध भी मरते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है जल को दूषित करते हैं। इवन मिट्टी को भी, मृदा को भी ये जो है इफेक्ट करते हैं, मतलब गलत प्रभाव पड़ता है मिट्टी पे भी। प्रयोग तीव्र गति से बढ़ रहा है। ये रसायन वर्षा जल के साथ बाढ़ जल में घुलकर नदी के जल को प्रदूषित कर रहे हैं। इसे मैदानी क्षेत्र या अन्य कृषि क्षेत्र में मेड़ लगाकर नियंत्रित किया जा सकता है। मेड़ यानी बांधकर इससे ठोस अपशिष्ट को रोकने में मदद मिल सकती है, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रीय जल संग्रहण केंद्र निर्माण हुआ है, तो ये क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि नदियों में जल का स्रोत वर्षा, हिमपात या हिमानी है। जल का वितरण समूचे प्रदेश में एक समान नहीं है। इससे सभी राज्यों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। कई नदियों के संदर्भ में एक किसी राज्य का जल स्रोत पर एकाधिकार भी स्थापित हो जाता है, वहीं पड़ोसी राज्य आवश्यक जलापूर्ति से वंचित रह जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जल वितरण को लेकर राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है। अतः केंद्र सरकार को चाहिए कि वह राष्ट्रीय जल संग्रहण केंद्र की स्थापना करे और राज्यों को आवश्यकता अनुसार आपूर्ति करे। इससे न केवल राज्यों के विवाद का हल किया जाएगा, बल्कि बाढ़ एवं सुखाड़ पर भी काबू किया जा सकता है, ठीक है। अंतरराज्य स्तर पर नदियों को जोड़ने की योजना इस दिशा में एक प्रभावशाली नीति हो सकती है। तो ये चल रहा है, वैसे भी केन, बेतवा, ये सब नदी को लिंक किया जा रहा है। इसके कार्यान्वयन को लेकर अनिश्चितता का माहौल है, ठीक है। क्या आप जानते हैं जल में घुले रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ अम्ल वर्षा को जन्म देते हैं, तो बिल्कुल देते हैं। अगला है मानव जीवन पर अपवाह तंत्र का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो जैसा कि पूर्व में भी कहा जा चुका है कि नदी अपवाह क्षेत्र मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति की जननी है। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। नदियां आदि काल से ही मानव जीवन गतिविधियों का साधन रहा है। नदियां विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों की जन्मस्थली के साथ साथ मानव सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, ठीक है। नदियों के जल प्रपात जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र के साथ साथ पर्यटन के आकर्षण केंद्र भी हुए। प्राचीन काल में सड़क एवं वायु मार्ग के साधन के अभाव में यह परिवहन का सर्वाधिक उपयुक्त साधन था। आज यहाँ राष्ट्रीय जलमार्ग का भी विकास हो रहा है। सामरिक दृष्टि से भी नदियां आज उपयोगी हो गई हैं। नदियों के प्रभाव की वजह से कृषि भूमि का आज 40% भूभाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, जो नदी घाटी, डेल्टा और तटीय प्रदेशों में फैले हुए हैं। गंगा, सिंधु, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा एवं मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की प्रचुरता है। उत्तर बिहार में कोसी, बागमती, गंडक आदि नदियां जो है प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जलोढ़ मिट्टी का जो है निक्षेप करती हैं, यानी इकट्ठा करती हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता जो है बनी हुई है, ठीक है। तो मानव सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है या जन्मस्थली किसे कहा जाता है, तो नदियों को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और मानव सभ्यता का पालन कौन से महाद्वीप को कहा जाता है, तो अफ्रीका को कहा जाता है। अगला है, वर्तमान परिवेश में नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजना का विकास हुआ है। इनसे कुछ तो पूर्ण हो गए और कुछ आज भी निर्माणाधीन है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नदियों पर कई बांध लगाए गए हैं, जिससे मानव निर्मित नहर एवं झीलों का विकास हुआ है। ऐसे नहर, झील जलीय जीवों के लिए उत्तम है। ये क्रीड़ा स्थली होने के साथ साथ पर्यटन के सुरम्य स्थल भी हैं। इन बांधों के बन जाने के बाढ़ पर नियंत्रण करने, नौकायन के मार्ग विकसित करने, जलीय जीव के प्रजनन करने, मृदा अपरदन को रोकने, जल विद्युत उत्पन्न करने, वनों के विकास करने जैसी महत्वाकांक्षाएं योजनाओं को बल मिला है। भाखड़ा नांगल जो सतलज नदी की एक परियोजना है, तो याद रखिएगा भाखड़ा नांगल परियोजना जो है किस नदी पे है, तो वो सतलज नदी पे है, ठीक है। उसके बाद
मेगावाट विद्युत उत्पादन के साथ साथ लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूभाग यानी कि मिट्टी जमीन को सिंचित करता है। टिहरी परियोजना का विकास भागीरथी नदी पर हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, टिहरी परियोजना किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पे है। इसको ऐसे याद रखिएगा कि टी है और यहाँ से एक लड़की जो है भाग भाग के जा रही है, ठीक है। तो भागीरथी नदी का जो भागीरथी परियोजना है वो सॉरी टिहरी परियोजना जो है किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पे है, ठीक है, जो 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है। बिहार में भी अनेक परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। सोन परियोजना को छोड़ शेष सभी नदी घाटी परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन है। पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो अब इसे ना कान खोल के और दिमाग खोल के याद रख लीजिएगा इसको, ये कि पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है। भागीरथी भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी परियोजना विश्व की 5वीं और एशिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ठीक है। तो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना एशिया की कौन सी है? तो भागीरथी नदी पर टिहरी परियोजना, और ये विश्व की कितने नंबर पे है? 5वीं नंबर पे है। हम एक बार और आपको नोट करना चाहेंगे कि ये वाला स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा कि किस प्रधानमंत्री या किसने कहा था कि नदी घाटी परियोजना जो है आधुनिक भारत का मंदिर है। तो ये हो जाएंगे पंडित नेहरू। चलिए आगे देखते हैं। नदियां अपने साथ लाए गए अवसाद का निक्षेपण मैदान एवं घाटी में करती हैं, जिसमें उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ जीवाश्म भी पाए जाते हैं। ये जीवाश्म खनिज एवं खनिज तेल के स्रोत होते हैं। दामोदर घाटी क्षेत्र कोयला निक्षेप के लिए विश्व विख्यात है। तो अभी आपसे पूछा जाए कि कोयला क्षेत्र में मतलब कोयला कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो उसी में आपको दे दे झरिया और दामोदर घाटी का क्षेत्र भी दे, तो दोनों को टिक करना है। ठीक है। तो याद रखिएगा, दामोदर घाटी क्षेत्र जो है कोयला निक्षेप के लिए विश्व विख्यात है। इसके अलावा नदी घाटी क्षेत्र के महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज जैसे लोहे, अयस्क, सोना, क्वार्टर आदि आदि होता है। इसके अतिरिक्त नदियों के आसपास की जलवायु सुशोधित हो जाती है, जो मानव बसाव को प्रेरित करती है। उपरोक्त सभी पहलू मानव जीवन पर नदियों की सकारात्मक स्थितियों को दर्शाता है। इन सुविधाओं को पाकर मानव उन्नति के शिखर पर पहुंचकर आज इन नदियों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। तो सबको पता है, बार बार जागरूक किया जाता है कि जल जो है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। फिर भी मानव जो है उसको दूषित कर रहा है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से साबरमती, माही एवं यमुना प्रमुख है, साथ साथ गंगा भी है। ठीक है। आधुनिक प्रगति के नदियों के अस्तित्व पर ही संकट आना नकारात्मक पक्ष को दर्शाता है। नदी एवं झील के जल को प्रदूषित होना अंततः जो है मानव सभ्यता के विनाश का ही वातावरण बनाता है। ठीक है। तो नदी और झील का आप लोग भी जल संरक्षण योजना बहुत सारी चल रही है, तो आप लोग ये चीजें को याद रखिए और जल की जो है आप लोग संरक्षण करें, व्यर्थ पानी जो है ना करें। ठीक है। तो 2 बूंद जिंदगी की आप लोग सबने सुना होगा, वैसे ही जल को भी है 2 बूंद, एक एक बूंद उसका इकट्ठा करके रखिए, मतलब बर्बाद मत कीजिए। ठीक है। रिसाइकल भी आजकल जल के लिए बहुत यूज किया जा रहा है। तो चलिए यहीं पे ये चैप्टर जो है अपवाह तंत्र समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले किसी इसी तरह के वीडियो में, चाहे इसी चैप्टर का अगला जो चैप्टर होगा उसको करेंगे। ठीक है। तो अच्छा, ये जैसे क्वेश्चन है ना, ये वाला लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में है, तो अब भी ये क्वेश्चन जो है स्टेट के एग्जाम में अभी जो हाल फिलहाल में जो है आया था अभी क्वेश्चन। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।